वहीं दूसरी तरफ राठौर फैमिली वहां से निकली तब उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। राजीव जी शिवांगी जी के साथ रास्ते से ही अपने घर के लिए निकल गए थे। सार्थक भी अपने पापा के साथ रजौरी गार्डन अपने घर की तरफ बढ़ गया था। वो सब भी अपने घर पहुंचे। अब उन्हें इंतजार था तो शिव के कॉल का। वहीं कश्मीर के पुंछ जिले के आर्मी बेस कैंप से कुछ ही दूरी पर घने जंगलों के बीच कुछ पत्तों की सरसराहट आवाज़ें सुनाई दे रही थी और उन्हीं पत्तों की आवाज़ का पीछा करते हुए हमारे कुछ जवान उस जंगल में तैनात थे, जिनका लक्ष्य उन दहशतगर्दों की कब्र इसी जंगल में खोदना था। उन्हें अपने इंटेलिजेंस से पुख्ता खबर मिली थी कि सीमा पार से कुछ आतंकवादी हमारे देश में घुस आए हैं और उनका लक्ष्य हमारे आर्मी बेस पर हमला करके हमारे जवानों को नुकसान पहुंचाना और हमारे नागरिकों के दिल में अपने लिए दहशत को जन्म देना था। वो बस ये दिखाना चाहते थे कि वो कुछ भी कर सकते हैं और इंडिया की जनता उनके निशाने पर है। पर शायद वो ये बात भूल गए थे कि भारत माता के वीर जवान वो बब्बर शेर है जो उन जैसे गीदड़ों को उनकी कब्र तक पहुंचाने का दम रखते हैं। चाहे वो कितनी ही कोशिशें कर ले, कितनी ही चालाकी से काम कर ले, पर हमारे वीर जवान उनकी हर साजिश को अपने अंजाम तक पहुंचने से पहले ही उनके नापाक इरादों को दफन कर देते हैं। वो चाहे भी तो कभी भारत माता के खिलाफ कुछ कर ही नहीं सकते। आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। पिछले कुछ दिनों से जंगल में कुछ संदिग्ध लोगों के आने की खबर जोरों पर थी, पर हमारे राजपूताना रेजिमेंट के स्पेशल फोर्स की एक टीम उनकी हर हरकत पर नज़र रखे हुए थी और आज उन्हें उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम करना था। क्योंकि पहले तो बस लोग ही आते थे, पर अब वहां हथियार और विस्फोटकों की भारी मात्रा में लाया जाने लगा और वो बस अपने प्लान को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। आज रात को वो अपना काम करने वाले थे, इस बात से अनजान कि आज हमारे शेर उनका शिकार करने के लिए निकल चुके थे और अब उनका बचना नामुमकिन था। सुबह से दोपहर तक हमारे जवान उनके पीछे लगे हुए थे। जंगल के करीब 5 से 6 ठिकानों पर उन्होंने अपना शिविर लगाया हुआ था। उनको हथियार कहाँ से मिल रहे थे, यही देखने के लिए उन्हें यहाँ तक पहुँचने देने का खतरा उठाया गया था। दोपहर के लगभग 3 बज रहे थे। सभी आतंकवादी आराम से अपने शिविर में घुसे हुए थे और कुछ बाहर गश्त लगा रहे थे। उनके शिविरों घेरे हुए हमारे वीर जवान घात लगाकर बैठे हुए थे। वो सभी वॉकी टॉकी से एक दूसरे के संपर्क में थे, राइफल को अपने टारगेट पर अपने लीडर के एक्शन के कमांड का इंतजार कर रहे थे। वहाँ के सन्नाटे में अचानक ही उनके कानों में एक दमदार आवाज़ पड़ी, रेडी कमांडोज। इसके साथ ही सब ने पूरे जोश से पर धीरे से कहा, यस सर। एक बार फिर उनके वॉकी टॉकी से आवाज़ आई, टारगेट सेट। एक बार फिर वही जोश भरा जवाब दिया गया, यस सर। अब उन्हें कमांड देने वाले ने अपना निशाना साधते हुए कहा, एक बात याद रखना, हमें इन बदबूदार खुजली वाले कुत्तों का शिकार करना है, पर इसमें मेरे एक भी शेर को एक खरोच तक नहीं आनी चाहिए। हमें इन हरामखोरों को दिखाना है कि इस धरती ने ऐसे शूरवीरों को जन्म दिया है जो कभी इनके नापाक इरादों को कामयाब नहीं होने देंगे। और ये हमारी माँ को तो क्या, उनके शेरों को भी घायल तक नहीं कर सकते। हमारी माता पर प्रहार करना तो इनकी औकात से बाहर है। एक बार फिर सबने यस सर कहा तो अब एक बार फिर वही दमदार आवाज़ उनके कानों में पड़ी, हर हर महादेव, जय भवानी। इसके साथ ही बाकी सब ने अपनी पूरी ऊर्जा के साथ युद्धशोध दोहराकर जंग की शुरुआत कर दी। एक साथ ही कई गोलियां अपने टारगेट को शिकार बना चुकी थी। उन्होंने सधे कदमों से आगे की तरफ बढ़ना शुरू किया। गोली की आवाज़ सुनकर उन शिविरों में आराम कर रहे कुत्तों ने एक एक करके बाहर आना शुरू किया।
हमारे वीर जवान बड़ी ही बहादुरी से उनका सामना कर रहे थे और उन्हें मौत के घाट उतारते हुए आगे बढ़ रहे थे। भयंकर मुठभेड़ के बाद उन सभी आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया था। उन सभी के शवों की कब्र वहीं बन गई थी। अपना काम खत्म करके पूरी टीम बेस में पहुंच चुकी थी और फ्रेश होकर वो अभी आराम करने की तैयारी कर रहे में थे। न्यूज़ में उनके कारनामों की खबर चल रही थी। हर शख्स उनकी बहादुरी और जाबाजी की तारीफ कर रहा था। इस वक्त पूरा राठौर परिवार भी न्यूज़ देख रहा था। इस टीम को लीड स्पेशल फोर्स कमांडो मेजर शिवांश सिंह राठौर कर रहे थे। न्यूज़ में उनकी समझदारी और बहादुरी के चर्चे हो रहे थे। अनुराधा जी और समर जी के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा रही थी। आए दिन उनके बेटे की बहादुरी की खबरें न्यूज़ पर तहलका मचाती रहती है और उन्हें अपने बेटे पर गर्व महसूस होता है। आज भी उनका सीना चौड़ा हो गया था। तरह ने न्यूज़ में दिखाई जाने वाली इस ऑपरेशन की फुटेज में जैसे ही शिव को देखा, जिसने आर्मी यूनिफॉर्म पहना हुआ था, सर पर आर्मी की कैप, मुंह पर काला कपड़ा बांधा हुआ था, बस आंखें ही नजर आ रही थी और हाथों में राइफल लिए वो बब्बर शेर की तरह अपना शिकार किए जा रहा था। उसे देखते ही चित्रा ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, वो रहे भाई साहब, कितने धांसू लग रहे हैं, एकदम एंग्री यंग मैन। उसकी बात सुनकर समर जी ने मुस्कुरा कर कहा, हमारा बेटा दुश्मनों के लिए साक्षात महादेव का रुद्र रूप है, जिसने बिना दया के उन्हें मौत के घाट उतारने के लिए वर्दी पहनी है। हमारे देश के जवानों ने एक बार फिर देश पर बैठे हमारे देश के दुश्मनों को ये संदेशा भेज दिया है कि जो हमारे देश पर बुरी नज़र डालेंगे, हमारे देश के जवान हर उस इंसान का खात्मा कर देंगे। अनुराधा जी ने अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहा, हमारे बेटे को फ़ोन कीजिए, हमें उनसे बात करनी है। उनकी बात सुनते ही चित्रा ने अपना लैपटॉप निकाला और उसे वीडियो कॉल की रिक्वेस्ट भेज दी और इंतज़ार करने लगी कि शिव अपने बेस कैंप के रूम में बाथरूम में था। बाहर उसी का एक साथी और दोस्त आदित्य रंधावा, जो उसके साथ उसी रूम में रहता है, वही रूम में उसका इंतज़ार कर रहा था। अचानक ही शिव के वायरलेस पर एक मैसेज आया, जिसे सुनते ही आदित्य ने तेज आवाज़ में कहा, वही यारा, तेरे लिए मैसेज आया है, जल्दी बाहर आ। उसके इतना कहते ही बाथरूम का दरवाज़ा खुला और शिव ने बाथरूम से बाहर कदम रखा। अब उसका एक अलग ही रूप नज़र आ रहा था। करीने से तराशे हुए तीखे नैन नक्श, बेहद आकर्षक चेहरा, जिस पर हल्की सी बियर्ड थी, जिससे वो और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। गोरा रंग, उस पर काली शर्ट और कार्गो पैंट, हल्के बड़े सिल्की बाल जो फिलहाल गीले थे और उसके माथे पर बिखरे हुए थे और उसको और भी ज़्यादा अडोरेबल लुक दे रहे थे। वो बेहद चार्मिंग लग रहा था, जिसके चार्म से किसी भी लड़की का बचना नामुमकिन था। ऊपर से उसकी मस्कुलर बॉडी उसे और भी ज़्यादा सुंदर बना रही थी। उसमें कोई कमी नहीं थी। भगवान ने बड़ी फुर्सत से इस हीरे को तराशा था और उनकी मेहनत काबिले तारीफ थी। शिव ने आगे आते हुए तौलिया आदित्य के ऊपर फेंकते हुए कहा, क्या मैसेज आया है, वो भी बता दे। आदित्य ने झट से टॉवल कैच किया और दूसरी तरफ फेंकते हुए चिढ़कर बोला, यार कितनी बार कहा है मैंने तुझे, ये गीला टॉवल मेरे मुंह पर मत मारा कर, मैं कोई कुर्सी या हैंगर थोड़े ही हूँ। उसकी बात सुनकर शिव ने मुस्कुरा कर कहा, चला बता भी दे क्या मैसेज आया है। आदित्य ने मुंह बनाकर उसके तरफ उसका फ़ोन फेंकते हुए कहा, ले फ़ोन कर ले, घर पर वायरलेस पर मैसेज आया है, अर्जेंट वीडियो कॉल की, ज़रूर तेरी मासा ने अपने लाड़े सर की फ़िक्र हो रही होगी। इतना कहकर वो हंस दिया और फिर शिव ने अपना फ़ोन कैच किया और इत्तेफाक से अभी वहाँ नेटवर्क आ रहे थे, जबकि ऐसा बहुत कम होता है। जम्मू में आने के बाद जैसे ही वो अपने बेस कैंप की तरफ बढ़ते हैं, अक्सर वहाँ नेटवर्क की समस्या रहती है। यही वजह है कि वो ज़्यादा अपने परिवार से बात नहीं कर पाते हैं और यहाँ व्यस्त भी इतने ही रहते हैं कि उन्हें ये सब याद ही नहीं रहता। इसलिए जब भी कोई इमरजेंसी हो
या उनके परिवार वालों को उनसे बात करनी हो तो वो मैसेज छोड़ देते हैं और फिर वायरलेस ऑपरेटर के थ्रू ही जवान तक अपने परिवार से बात करने का मैसेज पहुंचाया जाता है। तब कहीं जाकर वो 2 घड़ी अपने परिवार से बात कर पाते हैं। शिव ने नेटवर्क देखे तो जल्दी से वीडियो कॉल की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और अपने बेड पर बैठ गया। कुछ ही देर बाद स्क्रीन पर चित्रा दिखने लगी तो शिव के चेहरे की मुस्कान फैल गई। उसने मुस्कुराकर कहा, हेलो चुईया। उसके बात सुनकर चित्रा का मुंह बन गया। उसने मुंह सड़ाते हुए कहा, मैं चुईया नहीं हूँ और मुझे आपसे बात भी नहीं करनी है। वो तो माँ साहब से बात करने के ही बोल रही थी, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। इतना कहकर उसने स्क्रीन अनुराधा जी और समर जी की तरफ मोड़ दिया तो शिव ने मुस्कुराकर दोनों को खड़ी का मग किया। तो समर जी ने मुस्कुराकर कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा कहा। एक बार फिर आपने अपने दुश्मनों के नापाक इरादों को पस्त कर दिया। उनकी बात सुनकर शिव बस मुस्कुराकर रह गया। अब अनुराधा जी ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, कैसे हो बेटा जी, कितने कमज़ोर लग रहे हो। कभी मासा की याद नहीं आती आपको? 6 महीने हो गए हैं अपने लड़े सर को देखे हुए। ये कहते हुए उनकी आंखें नम हो गई। तो अब शिव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मासा मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। बेवजह ही चिंता कर रही हैं। मैं ठीक हूँ। आप माँ है ना, आप मेरी इतनी चिंता करती है इसलिए आपको हमेशा ऐसा ही लगता है कि आपका बेटा कमज़ोर हो गया है। और मैंने लीव की एप्लीकेशन दी हुई है। आप तो जानती है इस बार मैं राखी पर आना चाहता हूँ, इसलिए मैंने 6 महीने से कोई छुट्टी नहीं ली है। लीव एप्लीकेशन एक्सेप्ट होते ही मैं आपके पास आ जाऊँगा। उसने इतना ही कहा था कि चित्रा ने झट से एक्साइटेड होकर कहा, हाँ भैया आप ना जल्दी से आ जाइए, हमारे पास आपके लिए एक सरप्राइज़ है। ये कहते हुए वो भी स्क्रीन के सामने आ गई। तो शिव ने अपनी आंखें चढ़ाते हुए कहा, अभी अभी किसी ने कहा था कि उसे मुझसे बात नहीं करनी। एक बार फिर चित्रा का मुंह बन गया। तो उसके अतरंगी मुंह को देखकर शिव को हंसी आ गई और उसने हंसते हुए कहा, अच्छा अब मुंह सड़ाना बंद कर, वैसे ही चुईयाँ लगती है, अब तो बंदरिया लग रही है। चित्रा ने अब गुस्से से कहा, भाई साहब। वो गुस्से से उसे घूरने लगी और मुंह फुलाकर बैठ गई। तो शिव ने सौम्य सी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा अब गुस्सा छोड़ और बता क्या सरप्राइज़ है। चित्रा ने उसको देखकर मुंह बनाकर कहा, अब नहीं बताऊंगी, मैं तो चुईया हूँ ना, जाइए किसी इंसान से पूछ लीजिए। शिव ने अब अपने कान पकड़कर कहा, अच्छा बाबा सॉरी, अब बता भी दे। अब कहीं जाकर चित्रा का गुस्सा ठंडा हुआ, उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान फैल गई और उसने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, एक ऐसा सरप्राइज़ है जिसके बारे में सुनकर आपके होश ही उड़ जाएंगे। उसने असली बात शिव को अभी तक नहीं बताई थी। शिव ने हल्के से गुस्से से कहा, सीधे से बताना है तो बता और अगर नहीं बताना है तो मेरा दिमाग खराब मत कर। वो गुस्से से उसे देखने लगा पर चित्रा ने अब भी मुस्कुरा कर कहा, आज हम भाभी के घर गए थे। उसकी बात सुनकर शिव ने कन्फ्यूज होकर कहा, कौन सी भाभी के घर पहुंच गई तू? उसका सवाल सुनकर चित्रा ने गुस्से से कहा, भाई साहब हमारे कितने भैया है? शिव ने सोचते कहा, वैसे तो मैं अकेला हूँ पर और भी भाई है हमारे, तो तेरे भैया ही लगेंगे। चित्रा ने मुंह बनाकर कहा, हम अपने सगे भाई की बात कर रहे हैं। आज हम भाभी साहब के घर गए थे और उन्हें पसंद करके आपका रिश्ता पक्का कर कर आए हैं। बस आप जल्दी से यहाँ आ जाइए, फिर हम आपकी सगाई करवा देंगे। आखिरी बात कहते हुए उसके चेहरे की मुस्कान बड़ी हो गई। वहीं उसकी बात को समझते हुए शिव का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। जैसे ही चित्रा चुप हुई, शिव ने घबरा कर कहा, क्या कहा तूने? उसकी बात सुनकर अब अनुराधा जी ने मुस्कुरा कर कहा, हमने आपको इतनी बार लड़की देखने के लिए कहा पर आप हर बार बहाना बनाकर वापस चले जाते हैं। इस बार हमने इतनी अच्छी लड़की मिली है कि हमसे इंतज़ार नहीं हुआ। अगर आपके भरोसे बैठे रहते तो ये रिश्ता हमारे हाथ से निकल जाता। इसीलिए हमने आपसे बिना पूछे लड़की देखने का हम रख लिया। हमें लड़की पहले से ही पसंद थी, इसलिए आज रिश्ता पक्का कर कर आए हैं। हम आपकी सगाई करवा देंगे। और एक बात याद रखिए, अगर आप इस महीने भी नहीं आए तो
आप जब भी आएंगे हम आपसे बात नहीं करेंगे। शिव को सदमा सा लग गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से बस इतना ही निकला, मासा, आपने हमसे पूछा भी नहीं। उसकी उदासी उसकी आवाज़ में साफ झलक रही थी। अब अनुराधा जी ने मीठे स्वर में कहा, शिव, हम आपकी मासा है। आपको तो अपनी परवाह नहीं है, पर हम आपको नहीं भूल सकते। हमारा भी सपना है कि हम सब जल्दी से आ जाइए, हमारे सभी बच्चे अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। पर आप तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। बेटा, आप सारी उम्र अकेले नहीं रह सकते। लड़की बहुत अच्छी है। हम सब ने मिलकर अच्छे से जांचने और परखने के बाद ही उन्हें हमारे घर की बहू बनाने का फैसला किया है, और हमें विश्वास है कि हमारे बेटे हमारी इच्छा का मान रखेंगे। लड़की बहुत अच्छी है, कृतिका की ननद है। हमें वो उनकी सगाई से ही आपके लिए पसंद थी। जब सचदेव भाई साहब ने हमें उनके लिए रिश्ता देखने की बात बताई तो हमसे इंतजार नहीं हुआ और हमने उन्हें देखने जाने का प्लान बना लिया। आप आइए तो सही। जब आप उन्हें देखेंगे तो वो आपको भी बहुत पसंद आएगी। आपको अपनी माँ पर विश्वास है ना? हम कभी आपके लिए कोई गलत फैसला नहीं करेंगे। बेचारे शिव का चेहरा एकदम उतर गया था, पर अपनी मासा की आखिरी बात सुनकर उसको अपने दिल की उदासी को अपनी मुस्कान के पीछे छुपाना ही पड़ा। ना चाहते हुए भी उसको मुस्कुराना ही पड़ा। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हमें आप पर पूरा विश्वास है। हमारी मासा का फैसला हमारे लिए कभी गलत नहीं हो सकता। जैसे ही हमारी लीव एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है हम आपके पास आ जाएंगे। तब तक आप अपना और बाबा साहब का ख्याल रखिएगा और हमें याद करके रोइएगा नहीं। हमें हमारी मासा के चेहरे पर मुस्कान अच्छी लगती है। अब हम फ़ोन रखते हैं, बाद में बात करेंगे आपसे। उसने एक बार फिर दोनों को खम्मा खड़ी कहा और फ़ोन रख दिया।